हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 21-22 के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में 2 अंकों में पूछे जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। हम शुरुआत कर रहे हैं भाग 2 से, जिसमें हमने अध्याय 6 से 9 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिया है। आप भाग 1 भी अवश्य देखें, जिसमें 1 से 5 तक के लघुत्तरीय प्रश्नों को समझाया गया है। बढ़ते हैं हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के पहले महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके सरल और सटीक उत्तर की ओर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों की कोशिकाओं में संपन्न होती है और उसकी समीकरण है 6CO2 धन 12H2O। तीर के निशान के ऊपर हरित लवक और नीचे सूर्य का प्रकाश। बनने वाले उत्पाद हैं C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज और उसका बहुलक स्टार्च तथा प्राणवायु 6O2 धन 6H2O। प्रश्न क्रमांक 2, पौधों में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया किन भागों में संपन्न होती है? पौधों में रंध्र का महत्व लिखिए। तो पौधों में गैसीय आदान प्रदान अर्थात श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान वायुमंडल से कौन कराता है? तो पौधों में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया रंध्रों अर्थात स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है, जो उनकी पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाते हैं। रंध्रों का महत्व या उपयोग: पहला, रंध्र गैसीय आदान प्रदान में सहायक हैं, ऑक्सीजन और CO2 गैस के। दूसरा, रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं, अर्थात पौधों में जमा आवश्यकता से अधिक पानी वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अमीबा में पोषण प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? ये 2 अंक के प्रश्न है। अधिकतम आपको 3 लाइन या 30 शब्दों में उत्तर देना है, अर्थात छोटा उत्तर जो पूछा गया है केवल उसी बात को ही आपको लिख कर आना है। तो अमीबा में पोषण प्रक्रिया, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा पूर्ण होती है। इस विधि में अमीबा भोजन को कूटपाद की सहायता से कोशिका के अंदर खाद्य रिक्तिका में लेता है। फिर ये खाद्य रिक्तिकाएं लाइसोसोम के साथ मिलकर खाद्य पदार्थों को पचाती हैं। केवल इतना सा उत्तर आपको लिखकर आना है। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अर्थात हमारे मुंह में निकलने वाली लार भोजन को पचाने में कैसे मदद करती है? उत्तर, पाचन में लार की भूमिका: लार भोजन को गीला तथा नरम लसलसा बनाता है ताकि यह आसानी से निगला जा सके। पहला लाभ। दूसरा, लार में उपस्थित एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है। तो 2 काम है लार के, एक तो भोजन को नरम बनाना, दूसरा भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाना। प्रश्न क्रमांक 5, मनुष्य में दंत क्षरण के 2 कारण लिखिए। अर्थात हमारे दांत खराब होने के 2 कारण बताना है। पहला है भोजन के कणों के सड़ने से मुंह का पीएच अम्लीय होना। हम अक्सर रात में भोजन करने के बाद बिना ब्रश किए सो जाते हैं, 8 घंटे सोते हैं, जिससे मुंह में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं के अपघटन से अम्ल बनता है। वह अम्ल हमारे दांतों को खराब करता है। दूसरा है अम्लीय पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना तथा क्षारीय टूथपेस्ट से मंजन न करना। अम्लीय पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय, इनका हम सेवन अगर अधिक करें, इनकी सबकी प्रकृति अम्लीय होती है, और टूथपेस्ट, क्षारीय टूथपेस्ट से मंजन न करें तो भी दांत खराब हो जाते हैं। 6, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? एटीपी इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी से ही मुक्त होती है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अर्थात हर जीव को ढेर सारी क्रियाएं करना है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सभी क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता लगती है और यह ऊर्जा उन्हें कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित एटीपी से ही मिलती है। इसलिए हम एटीपी को ऊर्जा पैकेट या ऊर्जा के बंडल भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य का रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? एक स्वस्थ मानव में सामान्य प्रकुचन दाब तथा अनुशीतलन दाब कितना होता है?
चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या इसे हम रक्तचाप मापी भी कहते हैं, नामक यंत्र का उपयोग मनुष्य का रक्तदाब नापने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ मानव में सामान्य प्रकुचन दाब या संकुचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg तथा अनुशीतलन या डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। प्रश्न क्रमांक 8, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। बहुत सरल, पहले लिखेंगे हम स्वपोषी पोषण की परिभाषा। पोषण का वह प्रकार, ये पोषण के दो प्रकार हैं, तो पोषण का वह प्रकार जिसमें पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी पोषण, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण, जंतु एवं मनुष्य, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अब हम आ गए अध्याय 8 पे। 6 के बाद सीधे 8, क्योंकि अध्याय 7 में से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो अध्याय 8, जीव जनन कैसे करते हैं। पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार होता है। उत्तर है आपके सामने, छोटा सा, मात्र 2 लाइन का, बहुत सरल भाषा में। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। अर्थात प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का नाम है पुनरुद्भवन। प्रश्न क्रमांक 2, हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह पर एक उभार बनता है जिसे मुकुल, बड या कलिका कहते हैं। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, एक नए हाइड्रा में बदल जाता है। अलैंगिक जनन की यह विधि ही मुकुलन, बडिंग या कलिकायन कहलाती है। हाइड्रा के साथ साथ मुकुलन की यह क्रिया ईस्ट में भी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का या लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत आईएमपी प्रश्न है, परीक्षाओं में आएगा ही आएगा। पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र, तो यह चित्र आपको बनाकर आना है। इस चित्र को बनाने का तरीका आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का चित्र ये भी परीक्षाओं में आएगा। इसके अलावा और भी कई चित्र हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, जैसे पाचन तंत्र का चित्र, उत्सर्जन तंत्र का चित्र, हृदय का चित्र, रंध्र या स्टोमेटा का चित्र, मादा की बजाय नर जनन तंत्र का चित्र। तो आपको ये सारे चित्रों का अभ्यास, परावर्तन और अपवर्तन की घटना के चित्र आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 5, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। उत्तर है, पहला कार्य, यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति करता है। दूसरा, यह भ्रूण के शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को पुनः मां के रक्त में लेकर आता है। अर्थात 2 काम हो गए। एक है पोषण पदार्थों को मां से भ्रूण की ओर भेजना और उत्सर्जी पदार्थों को भ्रूण से मां के शरीर में लाना। प्रश्न क्रमांक 6, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यौन रोग किन्हें कहते हैं। वे रोग जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क या मैथुन या संभोग की क्रिया से फैलते हैं, उन्हें हम यौन रोग कहते हैं। कई सारे यौन रोग हैं, उसमें से हमें जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखना है। तो 2 जीवाणु जनित यौन रोग हैं। पहला है गोनोरिया, जिसका रोग कारक जीवाणु है निसेरिया गोनोरिया। दूसरा यौन रोग है सिफिलिस, इसको फैलाने वाले जीवाणु का नाम है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ये दोनों ही रोगों में जननांगों में छाले, पस या मवाद और असहनीय दर्द होता है। इनका इलाज संभव है, एंटीबायोटिक दवाएं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 7, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। अब पुनः हमें यौन रोगों के नाम ही लिखना है, लेकिन उनके जो विषाणुओं द्वारा फैलते हैं उसमें से पहला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका रोग कारक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो
तो ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग हो गया। आप जानते हैं एड्स एक यौन रोग है, लाइलाज यौन रोग है। अगर इससे बचना है तो आपको असुरक्षित यौन संबंध छोड़ने होंगे या निरोध या कंडोम का उपयोग करना होगा। दूसरा यौन रोग है हर्पीस। यह रोग कारक है वेरिसेला जोस्टर विषाणु। प्रश्न क्रमांक 8, मनुष्य में गर्भधारण रोकने के 4 उपाय लिखिए। गर्भधारण रोकना अर्थात शिशु निर्माण की प्रक्रिया को रोकना या मां बनने से बचना या बच्चे को जन्म देने से रोकना, अर्थात गर्भधारण को रोकने के 4 उपाय या तरीके। तो यहां पर हमें वास्तव में गर्भ निरोध युक्तियों के नाम लिखना है जिनका उपयोग करने से गर्भ नहीं ठहरता या हम अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। निरोध, लूप, कॉपर टी, माला एन, माला डी एवं पुरुष व महिला नसबंदी। इनमें से निरोध, लूप तथा कॉपर टी को हम भौतिक विधियां कहते हैं। माला एन और माला डी गर्भ निरोध की रासायनिक विधियां हैं तथा पुरुष व महिला नसबंदी शल्य क्रिया या स्थायी विधि है। आप किन्हीं भी 4 के नाम लिखकर आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, मनुष्य में गर्भ निरोधन क्यों आवश्यक है? गर्भ निरोधन अर्थात ऊपर दी गई गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमें मन से लिखना है। गर्भ निरोधन को जन्म नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्भधारण को रोकने की विधियां या उपकरण हैं। गर्भ निरोधन बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए, परिवार में 2 बच्चों के बीच का अंतर बनाए रखने के लिए तथा यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो गर्भ निरोधन क्यों जरूरी है? इससे इनका उपयोग करने से एक तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, दूसरा आप अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा, तीसरा है आप बच्चों के बीच गैप दे सकते हैं 5 साल का, 7 साल का, या 2 बच्चे के बाद फिर आप छोटा परिवार रख सकते हैं। और यौन संचारित रोग जैसे एड्स फैलने से भी रुकता है अगर आप निरोध का उपयोग करें, इसलिए यह जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 10, स्वपरागण एवं परपरागण में क्या अंतर है? बहुत आईएमपी प्रश्न आएगा ही आएगा। 2 अंक में आपको केवल 2 अंतर लिखकर आना है, हम आपको 3 बता रहे हैं। देखिए, अंतर में पहले आप किसी एक तरफ के सारे बिंदु लिख दिया करें, उसके बाद उनका उल्टा कर दें तो दूसरी तरफ के बिंदु बन जाएंगे। जैसे मैं पहले आपको स्वपरागण के बारे में लिखूंगा। पहला है पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। दूसरा, स्वपरागण के लिए पौधों का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए माध्यम या वाहक की आवश्यकता नहीं होती। ये 3 आपको याद है, तो अब आप परपरागण में इनका उल्टा लिख दें। परपरागण में पराग कण पराग कोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के लिए पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ज्यादातर परपरागण की क्रिया एक लिंगी पुष्पों में होती है और इस प्रक्रिया के लिए माध्यम या वाहक की आवश्यकता होती है। ये माध्यम या वाहक हवा, पानी, कीट पतंगे, पशु पक्षी, तितली, भंवरे कुछ भी हो सकते हैं जो परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल पर ले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के महत्वपूर्ण अधिक लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मेंडल ने आनुवांशिकता के ढेर सारे प्रयोग करे मटर के पौधे पर, तो उन्हें मटर में ऐसा क्या अच्छा लगा वो बातें लिखना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनने के मुख्य कारण, पहला है मटर 1 वर्षीय पौधा है, एक मौसमी पौधा है, 3 महीने में ही मटर की फसल आ जाती है। तो आपने जो भी मटर पर प्रयोग करा है उसका रिजल्ट आपको 3 महीने बाद ही मिल जाएगा, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मटर 1 वर्षीय या मौसमी पौधा है। दूसरा है, इन्हें आसानी से उद्यान या बगीचों में लगाया जा सकता है। आप घर के बाहर, घर के अंदर, गमलों, क्यारी कहीं भी इसको उगा सकते हैं। तीसरा है, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। मटर के फूल में नर और मादा जनांग दोनों पाए जाते हैं, जिससे इनमें आसानी से अपने आप स्वपरागण हो जाता है। इन्हें आसानी से एक लिंगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है और परपरागण की क्रिया करा सकते हैं। मटर के पौधे में फल, फूल और बीज भी ढेर सारे लगते हैं। साथ ही साथ मटर की कई किस्में या कई प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं।
इन अच्छे गुणों के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। आपको कोई 2 बातें ही लिखकर आनी है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, लिंग निर्धारण एक बड़ा प्रश्न है जो 4 अंकों तक में आना चाहिए। खूब सारा लिखो और लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का आरेख या चित्र बनाओ, लेकिन यहां मात्र 2 अंक में आपसे पूछा गया है, तो 2 अंक में आपको बहुत छोटा, सरल और सटीक उत्तर लिखना है, बिल्कुल सटीक। तो वही सटीक उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष के 23वें जोड़े XY लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। जब Y लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतान पुत्र होती है, और जब X लिंग गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन में भाग लेता है तो संतान पुत्री होती है। मात्र ये 3 लाइनें आपको लिखकर आनी है, आपके 2 नंबर पक्के। प्रश्न क्रमांक 4, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी प्रजाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? उत्तर है आपके सामने, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि उस प्रजाति में विभिन्नताएं हों तो वे उन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाती हैं तथा जिंदा रहती हैं। अतः विभिन्नताओं के लिए किसी प्रजाति के अस्तित्व की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सरल भाषा, वातावरण में अचानक कोई बदलाव हुआ तो वातावरण में रहने वाले जीव उस बदलाव के कारण मर जाएंगे, लेकिन अगर उन जीवों में विभिन्नताएं हैं, नए नए लक्षण हैं, तो वे नहीं मरेंगे, वे अपने आप को बदलते हुए वातावरण के अनुसार ढाल लेंगे। इसलिए विभिन्नताओं वाले जीव ही जिंदा रहते हैं। और विभिन्नताएं किससे आती हैं? लैंगिक प्रजनन की क्रिया से। प्रश्न क्रमांक 5, आनुवंशिकता किसे कहती है? आनुवंशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। सरल सी परिभाषा। उम्मीद है यह पूरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए तैयार रहें। अभी भाग 3 बचा है, जिसमें हम अध्याय 10 से लेकर अध्याय 16 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सटीक उत्तर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।